हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो धन का निष्कासन पर बनाया था। और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का व्यवसायीकरण या कृषि का वाणिज्यीकरण। आज हमारा टॉपिक क्या है? कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट जो है देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। वो स्टेटमेंट यह है कि मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे जॉन सुलिवन। जॉन सुलिवन का कहना था कि हमने वो प्रणाली भारत में डेवलप किया है जिसमें सारी अच्छी चीजें गंगा नदी से स्पंज की तरह सोख लिया जाता है, टेम्स नदी के मुहाने पर उसको पहुंचा दिया जाता है। द सिस्टम इस तरीके से है, इस भारत की सारी अच्छी चीजें जो है वह गंगा नदी के बाद में जो स्पंज की तरह लगा हुआ है वह जाके निकलता है लंदन के टेम्स नदी में। ये जॉन सुलिवन का एक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीति का इससे ज़्यादा अच्छा डिफिनीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक नीति अंग्रेजों ने इसी उद्देश्य से बनाया था, औपनिवेशिक हित से बनाया था। आज हम पढ़ेंगे कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण में जो सबसे बड़ा चीज है कि व्यवसायीकरण होता क्या है। तो एडम स्मिथ का कहना था कि व्यवसायीकरण से होता क्या है कि किसी भी चीज का उत्पादन बढ़ता है। एडम स्मिथ का कहना था कि अगर किसी भी क्षेत्र में उत्पादन किया जाए तो उसका उत्पादन बढ़ेगा और समाज में समृद्धि आएगी। समाज में चूंकि उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन का बंटवारा होगा, तो समाज में समृद्धि आएगी। लेकिन भारत में जो व्यवसायीकरण अंग्रेजों ने किया, उस व्यवसायीकरण से भारतीय समाज में समृद्धि तो नहीं आया, अंग्रेजी समाज में जरूर समृद्धि आ गया। अंग्रेजी समाज में समृद्धि आया, भारतीय समाज में उसका समृद्धि देखने को नहीं बराबर मिलता है। अब यहां पर है कि कृषि का व्यवसायीकरण क्या है। तो कृषि के व्यवसायीकरण में दो उसकी विशेषता होती है। पहली विशेषता होती है कि कृषि के संबंध में व्यवसायिक दृष्टिकोण आना, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण आना। और दूसरा ये है कि कृषि में मुद्रा का प्रसार होना, मोनेटाइजेशन होना, कृषि का एग्रीकल्चर का मोनेटाइजेशन होना। और पहला विशेषता है कि कृषि संबंध में जो परंपरागत चीज देखने को आपको नहीं मिलेगा, उसमें व्यावसायिक जो है एटीट्यूड देखने को मिलेगा। दूसरा है कि एग्रीकल्चर का मोनेटाइजेशन होना। देखिए, ये दोनों चीजें ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजों ने लाया। अंग्रेजों के आने से पहले भी अगर मुगल काल में देखा जाए तो कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, कृषि संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण आया और कृषि में मोनेटाइजेशन भी आया। क्योंकि हम देखते हैं मुगल काल में कि जो मुगल सम्राट होते थे या नवाब होते थे, ये दोनों जो है मुगल सम्राट होते थे या जो स्थानीय जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, वो दोनों कहीं ना कहीं जो है जो भू राजस्व देते थे वह चाहते थे कि नगद में मिले, कैश में मिले हमको। तो कहीं ना कहीं यह कृषि में मुद्रा का ही समावेश का बात है। तो यही है आपका कृषि में एग्रीकल्चर। अब यह है कि आखिर कृषि में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा क्यों डेवलप हुआ। तो सबसे चीज है कि रेलवे का विकास ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा चीज है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जो है भारत का जुड़ाव हो रहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जुड़ाव हो रहा था। ये दोनों एक प्रमुख कारण थे जिन्होंने कृषि के व्यवसायीकरण को ब्रिटिश काल में काफी तीव्र गति को प्रदान कर दिया। कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने, कल मैंने आपको बताया ही था कि नेहरू जी कहते थे कि ब्रिटिश ने यह जरूर काम किया कि भारत का दरवाजा पश्चिम के लिए खुलवा दिया, लेकिन उससे यह जरूर बात है कि आधुनिक उद्योग और विज्ञान का बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं दिया, तरक्की नहीं दी, लेकिन बदले में भारतीय उद्योगों को समाप्त कर दिया।
ये नेहरू जी सही बात कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर रेलवे का विकास हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। तो ये जो है कृषि की व्यवसायीकरण को यह डेवलप किया। अब है कृषि की व्यवसायीकरण आखिर हुआ क्यों, क्या कारण था, कृषि के व्यवसायीकरण को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन थे। देखिए, कृषि के व्यवसायीकरण को प्रेरित करने वाले जो पहला कारक यह थे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। ब्रिटेन में क्या हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस क्रांति के लिए किसी भी औद्योगिक समाज के लिए कृषि का समृद्ध होना एक आवश्यक शर्त है। लेकिन ब्रिटेन में क्या हुआ कि जिस तरीके से उद्योग कल कारखानों का विकास हुआ, कृषि का उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि कृषि से कच्चा माल जो है एग्रीकल्चर को मिलता है, सॉरी इंडस्ट्री को मिलता है। तो ब्रिटिश से उपनिवेशवादी जो शासक थे वो यह सोचे कि क्यों न भारत को कृषि का एक कच्चा माल का एक हब बना दिया जाए, एक उत्पादन केंद्र बना दिया जाए। एक तो पहली इनकी यह शर्त थी। दूसरा यह कि भारतीय किसान भी चाहते थे कि कृषि का मौद्रीकरण हो, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा। तीसरा यह था कि भू राजस्व जो भारत में निर्धारित की गई थी, चाहे वह रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो या अस्थायी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी बंदोबस्त हो, इन सारे जो ब्रिटिश भू नीतियाँ थी उन सभी में एग्रीकल्चर का जो रेंट था, जो भू राजस्व की दर थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। और उस भू राजस्व को चुकाने के लिए भारतीय किसान कहीं ना कहीं विवश था व्यावसायिक फसल को उगाने के लिए। तो इन तीन कारणों ने जो है व्यावसायिक फसलों को उत्पादन को प्रेरित किया। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत जरूरी है, कि देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश कंपनी और एक तरफ थी, इधर थी चीन और एक तरफ था भारत। दिक्कत यह हो रहा था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसका जो भारत के साथ व्यापार हो रहा था, जब वो ब्रिटिश कंपनी भारत में आया था तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था और चीन के साथ भी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। अब विदेशी कंपनी भारत में क्या लेके आती थी, बुलियन। तो इसका काफी, बुलियन का अर्थ हुआ कीमती धातु, भारत में लेकर आती थी। मैंने बताया भी था कि 2 करोड़ रुपया 1757 से प्लासी युद्ध से पहले वो लेकर आया था, ये कल मैंने क्लास में बताया भी था। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं अब यहीं से जो है बुलियन, सॉरी, यहाँ की वस्तु को खरीदने के लिए जो है यहीं से रिसोर्स डेवलप किया जाए। तो कहीं एक तो भू राजस्व की दर बढ़ा दिए और भू राजस्व की दर की पूर्ति के लिए उन्होंने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिलवाया, है ना, क्योंकि बुलियन उनको लाना नहीं पड़े, कीमती धातु नहीं लाना पड़े। तो ये काम किया। और चीन के साथ इनका भी व्यापार संतुलन चीन के ही पक्ष में था, क्योंकि चीन से जो है चाय आता था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि चाय के व्यापार को जो चीन के साथ उनका हो रहा था, जिससे उनको काफी अपना कीमती धातु खोना पड़ता था, तो उसके लिए चाय के व्यापार को चीन के साथ उन्होंने हतोत्साहित किया और चाय के व्यापार को भारत में उन्होंने प्रोत्साहन दिया। इसलिए आप देखिएगा 1839 में भारत में उन्होंने चाय की पहली फैक्ट्री खोली। और इसी समय ठीक चीन में भी अफीम युद्ध का समय है, आपको थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, तो अफीम युद्ध का भी चीन में यही समय है। और उन्होंने क्या किया कि चीन में चाय के व्यापार जो हो रहा था उसको हतोत्साहित किया और भारत में चाय के व्यापार को प्रोत्साहित किया और भारत में अफीम के खेती को उसने प्रोत्साहन दिया और इस अफीम की खेती से ले जाकर वह चीन में बेचने लगे और बदले में जो थोड़ी मात्रा में चाय खरीदते थे वह चाय लेते रहे। मतलब चाय के व्यापार को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने यह पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह चक्र चला। और इसमें चीन जो है चीन में अफीम युद्ध हो गया। ये सब आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चीन ने ब्रिटिश कंपनी ने एक ऐसा दाव खेला जिसमें चीन भी पस्त हो गया और भारत भी पस्त हो गया। इस चीज को आप लोग समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक त्रिकोणीय व्यापार डेवलप किया गया, ब्रिटेन ने जानबूझकर डेवलप किया और चीन और भारत को दोनों को उसने जो व्यापार संतुलन ब्रिटिश दोनों देश के अनुकूल थी उसको प्रतिकूल बना दिया ब्रिटिश कंपनी ने। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा।
देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये थोपी हुई प्रक्रिया है। ये औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने भारत पर जो, चूंकि हम चीन का व्यवसाय, कृषि का व्यवसायीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, भारत का व्यवसायीकरण पढ़ रहे हैं, तो अब चीन का जो जितना बताना था मैंने बता दिया। तो जो थोपी गई यह प्रक्रिया थी कृषि का व्यवसायीकरण जो भारत पर, यह बात स्पष्ट है। जैसे कि अब उद्योग को चाहिए कच्चा माल। अब जैसे नील की खेती, तो इंग्लैंड में कैरिबियन नील का काफी डिमांड था। कैरिबियन नील का काफी डिमांड था। कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो देश सब हैं, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह, उसी को कैरिबियन कंट्री कहा जाता है। तो पहले इंग्लैंड जो है कैरिबियन कंट्री से ही नील मंगाता था, लेकिन ये काफी उनको अच्छा नहीं लगा, चाहे उनके व्यापार के अनुकूल नहीं था, तो उन्होंने भारत में नील व्यापार को प्रोत्साहन दिया। और ये तब तक जारी रहा जब तक आप कह सकते हैं कि कृत्रिम नील का आविष्कार नहीं हो गया, तब तक जो है यह व्यापार उन्होंने इस फसल को वह उपजाते रहे। जैसे कि आपका अफीम, अफीम जो है उन्होंने भारत में इसलिए उगाया क्योंकि अभी अभी मैंने तुरंत चर्चा किया है, क्योंकि इसको चीन में निर्यात किया जा सके। और भारत में उन्होंने चाय के व्यापार को इसलिए प्रोत्साहन दिया क्योंकि चीन में जो चाय का उत्पादन होता था और वह ब्रिटेन को जो है व्यापार के दृष्टिकोण से प्रतिसंतुलित हो रहा था, तो चाय के व्यापार को इसने जो है भारत में प्रोत्साहन दिया, अफीम और चाय के व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद आप देखिएगा पटसन, पटसन जो है उद्योग है, ये भी उद्योग को अंग्रेजों ने जो है बंगाल में जो है प्रोत्साहन दिया। एक चीज याद रखिएगा, इटालियन रेशम होता था। अब अंग्रेजों ने इटालियन रेशम को डैमेज करने के लिए बंगाल में मलबरी रेशम का उत्पादन शुरू करवा दिया, मलबरी रेशम का उत्पादन शुरू करवा दिया। बंगाल में मलबरी रेशम का उत्पादन शुरू करवा दिया। अब जैसे अमेरिका से आता था जो है लंबे रेशे वाला कपास, और भारत में जो कपास उत्पादन होता था वो छोटे रेशे वाली होती थी। तो क्या किया इन लोगों ने कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है वो लंबे लंबे रेशे वाला कपास का उत्पादन का प्रोत्साहन दिया। उसके बाद पंजाब में गेहूं का उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। दक्षिण भारत में तिलहन की खेती को प्रोत्साहन दिया। तिलहन की खेती या मिर्च की खेती, ये सबको प्रोत्साहन इन्होंने दिया। मैंने बताया था शायद लाल मिर्च कि पुर्तगालियों ने भारत में लाया था, लेकिन इन्होंने काफी, अंग्रेजों ने इसको प्रोत्साहन दिया। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। इंग्लैंड समाज में क्या हो रहा था कि बहुत तेजी से औद्योगिकरण के साथ साथ नगरीकरण बढ़ रहा। तो नगरीकरण के लिए चाय और कहवा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, चाय और कॉफी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जो है चाय और कहवा को भारत में अंग्रेजों ने प्रोत्साहन दिया। तो कुल मिलाकर यह लगता है कि अंग्रेजों ने जो भारत में जो भी फसल को, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाया, उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो लोकल डिमांड था, उसका जो अपना मार्केट का डिमांड था, उससे मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है अंग्रेजों ने ये कृषि का व्यवसायीकरण किया, जो देखने में लगता है। देखने में क्या, ये तो आप भी जब आपके सामने यह डाटा रखा जा रहा है तो आप भी इस बात को समझते ही होंगे। देखिए, कृषि के औपनिवेशीकरण से कुछ फायदा तो जरूर हुआ। फायदा यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इसको अखिल भारतीय स्वरूप दिया और इसको जो है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये काम तो जरूर हुआ है। दूसरी बात है कि इससे जो है किसानों को फायदा हुआ कुछ सीमित क्षेत्र में, जैसे कि आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास के खेतीहर को, या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा सब में किसानों को काफी फायदा हुआ इससे। लेकिन इसका जो है नकारात्मक पक्ष ज्यादा उभर कर आया। इसका नकारात्मक पक्ष ज्यादा उभर कर आया। इसका नकारात्मक पक्ष जो उभर कर आया वह यह कि इससे अधिकांश किसानों को लॉस हुआ। अधिकांश किसानों को क्या हुआ, लॉस हुआ।
और अब जो ग्रामीण समाज में कृषि और उद्योग के बीच जो संबंध था वह टूट गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में वैसे फसलों को उत्पादन किया जाने लगा जो बाजार का डिमांड था। और बाजार, वो भी बाजार कहाँ का बाजार, तो इंग्लैंड के बाजार, इंग्लैंड की औद्योगिक आवश्यकता के लिए बाजार, भारतीय बाजार नहीं। और किसान भी जो है, जो कि भू राजस्व की दर काफ़ी ज़्यादा थी, तो उस भू राजस्व को चुकाने के लिए जो है साहूकार के पास चले गए और इससे जो है एक ऋण जाल में फंस गया। मोटे अनाज को हतोत्साहित किया गया, पोषण पर भी तो प्रभाव पड़ा ही, और मोटे अनाज नहीं मिलने से भारतीय लोगों को भुखमरी की समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ा, अकाल की बारंबारता बढ़ गई। काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज जो काफ़ी विभिषिका के दौर से गुजरने लगा। दूसरा बात है कि जो कृषि का व्यवसायीकरण किया गया था उसमें अगर देखा जाए तो जो सबसे ऊपर जो था और जब सबसे जो नीचे था किसान, कृषि के व्यवसायीकरण में होता यह था कि सबसे ज्यादा घाटा किसान को ही होता था और सबसे ज्यादा फायदा जो है वह जो ऊपर बैठे हुए सबसे बड़े जो साहूकार होते थे उनको होता था और मध्यस्थ को होता था या बिचौलिया को होता था, मध्यस्थ या बिचौलिया को होता था। मान लीजिए मौसम खराब हो गया तो कपास, किसान का जो कपास है, मान लीजिए चाहे कोई व्यावसायिक फसल है, वो डैमेज हो गया। अब किसान तो उपजा दिया है उसको, लेकिन अब वो करेगा क्या? मध्यस्थ और बिचौलिया कहते थे अब भाई आप उपज दे ही नहीं रहे तो हम आपको पैसा किस बात का देंगे, और ऊपर वाले हैं तो भी उनको भी कोई घाटा नहीं है क्योंकि नीचे से ही सामान नहीं पहुंचा है और फायदा होता था। तो मध्यस्थ बिचौलिया जाके कहते थे कि देखिए आपका उत्पादन है, हम इसको विश्व बाजार में पहुंचा रहे हैं, तो कम पैसा में ही खरीद के जो है वो खरीदते थे और किसान भी जो है मजबूर होते थे क्योंकि मंडी में वो जाते तो उसके पहले लगान चुकाना था, तो लगान की व्यवस्था करने के लिए वो पहले ही जो है मंडी में सामान बेचने से पहले खेत में ही सामान बेच डालते थे। तो इसका पूरा फायदा जो है, जो बाजार अर्थतंत्र जो सबसे ऊपर था उसी को सबसे ज़्यादा हुआ और जो किसान जो सबसे नीचे था उसको सबसे ज़्यादा हुआ। इसलिए एक किसान जो है, कोयम्बटूर का किसान बहुत गुस्सा के कहता है कि हम कपास इसलिए उपजाते हैं क्योंकि हम खा नहीं सकते। यह कोयम्बटूर का एक किसान बोलता है। तो कहीं ना कहीं उस बेचारे की जो है बेबसी इस या व्यथा कहिए वह इस कथन के माध्यम से व्यक्त होता है। अगर भारतीय किसानों की स्थिति कृषि के व्यवसायीकरण के अंतर्गत देखा जाए तो जावा के जो डच कल्चर है, कल्चर सिस्टम है, उससे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि जावा में डच कल्चर सिस्टम में यह था कि उनको खेत के एक भाग में गन्ना और कहवा उत्पादन करना होगा, कॉफ़ी और गन्ना का उत्पादन करना होगा और बाकी से उसको भू राजस्व चुकाना होगा। तो इससे उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई और वही हाल जो है भारत में भी हुआ। भारतीय किसानों की स्थिति काफ़ी समाप्त हो गई और विश्व अर्थव्यवस्था से, जो सही बात है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इससे जुड़ा या कृषि का मोनेटाइजेशन हुआ, ये सब तो हुआ, लेकिन औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत हम ऐसा नहीं देखते हैं कि अंग्रेजों की मानसिकता कहीं ना कहीं वह जो है औपनिवेशिक मानसिकता ही थी, कहने का मेरा सारांश यही है। दूसरा चीज़ ये है कि कुछ जो कृषि का व्यवसायीकरण आया तो इतनी न भारत में अकाल आने लगा, अकालों की बारंबारता काफ़ी बढ़ गई, तो ब्रिटिश सरकार ने 1870 में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1901 में कृषि महानिदेशक पद का सृजन किया गया। 1901 में कृषि महानिदेशक पद का सृजन किया गया। 1905 में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया। अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया और 1906 में इंडियन भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत की गई। बात को समझिएगा, 1870 में चूंकि अकालों की कृषि के व्यवसायीकरण के कारण अकालों की बारंबारता काफ़ी बढ़ गई क्योंकि खेती जो है अब कैश क्रॉप्स मतलब नकदी फसल उपजाया जाने लगा, तो और खाद्यान्न फसलों को हतोत्साहित किया गया, तो इससे भारत में अकाल काफ़ी बढ़ने लगा। तो ब्रिटिश सरकार ने 1870 में एक अकाल आयोग बनाया। फिर 1901 में ब्रिटिश सरकार ने एक कृषि महानिदेशक पद का सृजन किया। 1905 में अखिल भारतीय कृषि बोर्ड का गठन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 1906 में अखिल भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत हुई।
और प्रांतों में कृषि विभाग का भी गठन किया गया। तो ये सब काम कुछ अंग्रेज सरकार ने किया, सीमित सुधार। लेकिन कृषि की व्यावसायीकरण में कुल मिला के बात इतनी ही है कि यह कुछ सीमित क्षेत्रों में ही हुआ, कुछ सीमित फसलों में ही हुआ, और इससे अधिकांश किसानों को घाटा हुआ। कुछ बिचौलिए किस्म के किसान को इससे फायदा हुआ, और बाकी को जो है दरिद्रीकरण और अकाल का सामना करना पड़ा। तो यही आपका कृषि का व्यावसायीकरण। और इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ समाप्त हो रहा है, और फिर जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।